Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni. I'm from Gandhi Senior Secondary Public School, Shukahabad. And today we are here to study class 11th NCRT Geography, Fundamentals of Physical Geography. And currently we are studying chapter number 6, that is your geomorphic processes. In this series, we have already completed four parts of this videos, and we will be covering today erosion and deposition. So if you are new, I would request you to complete at least the previous videos of this chapter. If you're new and you like it, please hit the like button. If you haven't subscribed the channel yet, subscribe it and leave your comments, compliments and suggestions. सो मूविंग ऑन, इरोजन एंड डिपोजिशन. इरोजन इन्वॉल्व, एक इरोजन और डिपोजिशन होता क्या है, कोई भी चीज़ जब इरोड हो जाती है, थोड़ी सी ख़राब हो जाती है और वो उसके बाद कहीं जाके डिपॉजिट होगी तो हम उसको डिपोजिशन बोलेंगे. सो इरोजन इन्वॉल्व्स एक्विजिशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉक डेब्री. तो इरोजन में क्या आता है, टूटना, एक्वाइड क्या करना. वेदरिंग ने क्या कर दिया था, तोड़ दिया था मटेरियल. तोड़ किसने आपको दे दिया. अब इसको आगे ले जाना, इकट्ठा करके आगे ले जाना किसका काम है, इरोजन का काम है. When massive rocks breaks into smaller, जब रॉक्स जो है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती हैं वेदरिंग के कारण या किसी भी और प्रोसेस के कारण, जो इरोजनल जियोमॉर्फिक एजेंट्स कौन होते हैं, जो आपका एक काम इधर से उधर करते हैं, उस तरीके से जो इरोजनल एजेंट्स हैं आपके, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, विंड्स, वेव्स, ये रिमूव करती हैं. यहाँ पे ये पत्थर था, ये पत्थर यहाँ टूट के गिरा, तो ये पत्थर था, ये यहाँ टूट के गिरा. टूट के गिरने पे जो मटेरियल यहाँ गिरा उसको आगे कहीं पहुँचाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसको यहाँ से लेके जाने का काम कौन करेगा, आपके ये जियोमॉर्फिक एजेंट्स करेंगे. विंड, वाटर, ग्लेशियर, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ये सारा. डिपेंडिंग अपॉन दी डायनेमिक्स, हर एजेंट की डायनेमिक्स अलग होती है. कोई एजेंट का जो कैरी करने का, तोड़ने का, कैरी करने का जो इफेक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, किसी किसी का कम. Abrasion by rock debris carried by these geomorphic agents also aids greatly in erosion. Abrasion क्या होती है, ठीक है, ये पत्थर पड़ा था और ये आपका ग्लेशियर, ये पत्थर यहाँ पड़ा था, ये ग्लेशियर यहाँ आया और ये यहाँ से टकरा रहा है, इसकी वजह से भी वेदरिंग हो जाती है. इसी की जैसा एक और टर्म होता है एट्रीशन, जिसको क्या बोलते हैं, एट्रीशन. एट्रीशन के केस में क्या होगा, एक पत्थर ये है और एक पत्थर ये है, दोनों आपस में चलते चलते टकरा जाएं, दोनों की गलती नहीं है, दोनों टकरा रहे हैं, दोनों की इक्वली गलती है, तो इससे एट्रीशन होता है. एब्रेशन क्या है, एक चीज़ रुकी हुई है, दूसरी चीज़ टकराती है और उसकी वजह से, मतलब जैसे जब वेदरिंग हो तो उसको हम ये भी एब्रेशन के कारण भी जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं ये भी आपके इरोजन को एड करते हैं, यानी कि हेल्प करते हैं. हाँ, हेल्प करते हैं. बाय इरोजन रिलीफ डिग्रेड. इरोजन से क्या होगा, रिलीफ जो होता है वो डिग्रेड हो जाता है. डिग्रेड का मतलब नीचे आ जाता है. फॉर एग्जाम्पल ये पत्थर था, इस पत्थर की मिट्टी टूट टूट के यहाँ पे कुछ हिल जैसा बन गया. अब क्या हुआ, इरोजन के एजेंट आया, पानी आया, वो यहाँ से हिल को तोड़ दिया उसने, तो ये डिग्रेड करते हैं. जो रिलीफ बने होते हैं, जो फीचर्स हैं उसको खराब कर देते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं. द लैंडस्केप इज वॉर्न डाउन. वॉर्न डाउन का मतलब होता है, वॉर्न कहते हैं ना, वियर योर क्लोथ्स, तो वियर का ही फॉर्म है वॉर्न, जिसमें बोला है जो लैंडस्केप है वो खत्म हो जाता है, हट जाता है. दैट मीन्स दो वेदरिंग एज इरोजन, जिसका मतलब ये है कि ऑल्सो जब वेदरिंग होती है तो उससे इरोजन में कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार वेदरिंग होगी तभी इरोजन होगा. मतलब कि हो सकता है ये पार्ट यहीं पड़ा था, इसमें कोई वेदरिंग नहीं हुई, बट इरोजन की वजह से इरोजनल एजेंट आया और उसने इसको तोड़ दिया. तो वेदरिंग, पहले से वेदरिंग हुई होती, ये मिट्टी जो बड़ा सा पहाड़ था ये ऑलरेडी पत्थर कंकड़ में होता, तो इसको तोड़ के ले जाना आसान था. बट क्योंकि ये नहीं टूटा हुआ था, वेदरिंग नहीं हुई थी, तब भी इरोजन हो सकता है जब पानी आएगा तो. सो वेदरिंग एड करती है, हेल्प करती है, बट प्री कंडीशन नहीं है. वेदरिंग हो गया, मास मूवमेंट, मास वेस्टिंग हो गया, इरोजन हो गया, ये सारे क्या हैं, ये डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस हैं, यानी कि जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उसको ख़त्म करना, उसको तोड़ना, उसको डिग्रेड करना, उसको कम कर देते हैं, डिग्रेडेशनल प्रोसेसेस हैं. इट इज़ इरोजन दैट इज़ लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूस चेंजेस. तो इरोजन किस लिए डिपेंडेंट होती है, जो कंटिन्यूस चेंजेस, जो बार बार चेंज आ रहा है वो लाने के लिए इरोजन आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है. एंड जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज होता रहता है. आपका डेन्यूडेशनल प्रोसेसेस जैसे कि इरोजन है और ट्रांसपोर्टेशन है,
ये काइनेटिक एनर्जी से होते हैं। ये चीज़ हमने देखी कि किस तरीके से जो इरोजन और ट्रांसपोर्टेशन का मतलब, इरोजन का मतलब तो हो गया टूटना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यहाँ से एक जगह पे जाना, तो ये दोनों ही चीज़ें काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती हैं। अभी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पहले बता चुकी हूँ। किसी भी चीज़ में ये पत्थर जो है ये बहुत सारे मिट्टी के पार्टिकल से मिल के बना हुआ है, तो उन सारे मिट्टी के पार्टिकल्स में पोटेंशियल एनर्जी है। पर जब वो मिट्टी का पार्टिकल इस पत्थर से अलग हो जाएगी तो वो उस टाइम पे किस में आएगी, काइनेटिक एनर्जी में आएगी। मतलब यहाँ से यहाँ पे जुड़ी हुई है पोटेंशियल, टूट गई, अब ये यहाँ पे गिरेगी, ये जो रास्ता ही है इसमें ये काइनेटिक एनर्जी में, और यहाँ गिर के फिर से ये पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगी। तो ये जो इरोजन होती है और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये दोनों ही चीज़ें काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है। द इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ अर्थ मटीरियल इज ब्रॉट अबाउट। अब ये जो इरोजन और टूटना और इसको आगे ले जाना, पहुँचाने का काम किसका होता है, एजेंट्स का। एजेंट्स कौन है, विंड, रनिंग वाटर यानी कि रिवर्स से पानी आया, ग्लेशियर्स, वेव्स और ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर जो नीचे है, ग्राउंड वाटर कैसे इरोजन होता है ये भी हम देखेंगे। इसमें से जो आपका वेव्स है, विंड है, वो एयर गैस पढ़ा है ना बचपन में, लिक्विड गैस सॉलिड, तो उसमें से जो आपकी विंड है वो आपका गैसियस मीडियम है, जो रनिंग वाटर है वो लिक्विड है, और जो ग्लेशियर्स है वो सॉलिड है। और इसी वजह से इनकी अलग अलग इंटेंसिटी होती है डिग्रेडेशन की और तोड़ने फोड़ने की। तो एक होमवर्क देती हूँ आपको क्या लगता है, ग्लेशियर्स, विंड्स और रनिंग वाटर में से, तीनों में से सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सी होगी, सबसे ज़्यादा इरोजनल कौन सी होगी? सो द वर्क ऑफ द अदर टू एजेंट्स, जो आपके वेव्स हैं और जो ग्राउंड वाटर हैं, ये क्लाइमेट से नहीं होता। ये बोल रहे हैं कि जो विंड है, विंड भी क्लाइमेट के प्रभाव से चलेगी, जहाँ गर्मी होगी क्लाइमेट के ऊपर नीचे होने की वजह से विंड में चेंज होता है, रनिंग वाटर में चेंज होता है, आपकी ग्लेशियर ठंडी जगह पे ग्लेशियर बनेंगे, केरला में तो ग्लेशियर फॉर्मेशन हो नहीं सकती है। तो उसी तरीके से ये जो आपके रनिंग वाटर है, रनिंग ठंडी जगह होगी तो वहाँ पे रनिंग वाटर नहीं होगा, पानी जम जाएगा, और बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब भी रनिंग वाटर नहीं होगा, ऊपर एवेपोरेट हो जाएगा। तो ये जो आपके विंड, रनिंग वाटर और ग्लेशियर्स, ये तीनों ही चीज़ें आपकी क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं। बट जो आपकी वेव्स हैं और जो आपकी ग्राउंड वाटर है, ये क्लाइमेट पे डिपेंड नहीं करता। इन वेव्स के केस में जो लोकेशन होती है अलोंग द इंटरफेस ऑफ लिथो एंड हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर दैट इज कोस्टल रीजन, वो डिटरमाइन करेगी वेव्स का वर्क। यानी कि वेव्स क्या है, वेव्स जो पानी में ऐसे ऐसे करके उठती हैं। अब ये इसके लिए क्लाइमेट का कोई मैटर नहीं करता है, इसके लिए मैटर क्या करता है, कितनी तेज़ हवा चल रही है, विंड से ही वेव्स डिटरमाइन होती हैं। तो कितनी तेज़ हवा चल रही है, ये वेव्स कितनी स्पीड से मूव कर रही हैं। सेकेंड चीज़, ये वेव्स जो हैं आपकी, ये कोस्टल रीजन डिटरमाइन करता है। अब हम आगे जब हम वेव्स और टाइड्स वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम देखेंगे किस तरह से, आपने देखा होगा बीच पे खड़े होकर जब आप वेव देखते हो तो बहुत ऊंची ऊंची लगती है, पर जब तक आपके पास आती है वो इतनी ऊंची नहीं रहती है। क्यों नहीं रहती है, क्योंकि जो इसकी हाइट होती है ना, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होती है उसकी डेप्थ से। इसका क्या मतलब बोल दिया ना, इसका मतलब ये है जैसे जैसे डेप्थ कम होती जाएगी, गहराई कम होती जाएगी, वैसे वैसे इसकी वेव की हाइट भी कम होती जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डेप्थ कम होती जाती है वैसे वैसे इसकी हाइट भी कम होती जाती है। जितना गहरा नीचे पानी होगा उतना ही ऊंचा ऊपर पानी भी उठेगा। सो कोस्टल रीजन से आप कितना दूर हो, कितना पास हो, वो भी वेव्स पे डिपेंड करता है। दैट विल डिटरमाइन द वर्क ऑफ द वेव्स, वो वेव्स बताएंगी। वेयर एज जो ग्राउंड वाटर होता है वो लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन, यानी कि नीचे के पत्थर किस मटेरियल के बने हैं। अब ये एक पत्थर है और ये एक पत्थर है, ये वाला जो पत्थर है ये लाइमस्टोन का बना हुआ है, और ये वाला जो पत्थर है ये आप मान लो आपका उसका बना है, कॉपर का बना है, मान कॉपर का पत्थर बना है। अब क्या होगा, अब जब पानी ग्राउंड वाटर होगा तो ग्राउंड वाटर से क्या होगा, ग्राउंड वाटर से इस पत्थर को कुछ नहीं होगा। बट ये जो लाइमस्टोन वाला पत्थर है ये क्या होता है, ये कैल्सीफेरस पत्थर होता है। कैल्सीफेरस का मतलब पानी मिलने पे घुल जाता है, तो वही होता है। अगर ये ऐसे एक पत्थर ऐसे कंपोजिशन है, नीचे ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर से क्या होगा, ये इस पानी को तो कुछ नहीं होगा, ये चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, ठीक है, ये समझ लो आपका ये पूरा बड़ा सा पत्थर की लेयर है। अब क्या हुआ, आपके ग्राउंड वाटर की वजह से ये भी हार्ड रॉक है और ये भी हार्ड रॉक है। ये जो है ये सिर्फ लाइमस्टोन का बना है जो कि पानी के साथ घुल जाता है। तो क्या होगा, ये यहाँ से आपकी मूव कर जाएगी, हट जाएगा। इस केस में यहाँ पे क्या बन जाते हैं आपके, ये जो गैप्स डेवलप हो जाते हैं ना, गैप्स बनाने को,
ये जो आपका गैप डेवलप हो रहा है इसको बोलते हैं केव्स वगैरह बनते हैं। अगला चैप्टर जब हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे तब उसमें आपको ये सारे लैंडफॉर्म्स से पता चलेगा केव्स कैसे बनते हैं, आइलैंड कैसे बनते हैं, रिवर्स लेक्स कैसे बनती हैं, पॉन्ड्स कैसे बनते हैं। तो उसमें हम देखेंगे किस तरीके से जो लिथोलॉजिकल यानी कि जो नीचे की मिट्टी का कैरेक्टर है उससे डिटरमाइन होगा कि ग्राउंड वाटर का प्रभाव कैसा पड़ रहा है। अगर रॉक परमिएबल मतलब जिसमें पोरस छेद होगा अंदर जाने का, पानी एब्जॉर्ब और सॉल्यूबल होगी, वाटर अवेलेबल होगा, तो उससे क्या हो जाएगा, कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी क्या होता है? कास्ट टोपोग्राफी का सिंपल सा मतलब है जो अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर की वजह से जो भी लैंडफॉर्म बनता है उसको हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। रिपीटिंग अगेन, ग्राउंड वाटर की वजह से जो भी लैंडफॉर्म्स बनते हैं उनको हम कास्ट टोपोग्राफी बोलते हैं। सो अगर परमिएबल रॉक होगी, सॉल्यूबल रॉक होगी और पानी हो, ये तीनों कंडीशन होंगी तो कास्ट टोपोग्राफी वहाँ पे बन जाती है। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे डिपोजिशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। इरोजन के बारे में हमने देख लिया। डिपोजिशन क्या है? इरोजन हो जाने के बाद, अब ये पानी ये यहाँ से टूट गया था, ये पानी आया, इसको तोड़ता हुआ ले गया, कहीं ना कहीं तो जाके ये सामान सेटल करना पड़ेगा ना, कब तक अपने साथ ले लेके घूमता रहेगा? रास्ते में नहीं भी गया तो जाकर ओशन में करेगा, कहीं ना कहीं तो इसको सामान को सेटल करना हो, उसको हम डिपोजिशन बोलते हैं। तो इरोजन होने के बाद आपकी डिपोजिशन होती है, कॉन्सिक्वेंस है इरोजन का। द इरोजनल एजेंट्स लूज देयर वेलोसिटी। एक टाइम के बाद वो जो इरोजनल एजेंट्स हैं, जो पानी जैसे था, ग्लेशियर था, विंड थी, वो अपनी वेलोसिटी, उनकी स्पीड कम हो जाती है। जितना ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उतनी आपकी वेलोसिटी कम हो जाती है। स्पीड नहीं होगा, लाइट नहीं होगा, इंसानों की चीज़ों की बात हो रही है, फिजिकल चीज़ों की। पानी को आप यहाँ से पिलाओ तो एक डिस्टेंस तक तो बहुत स्पीड में जाएगा, थोड़े डिस्टेंस के बाद कम हो जाता है फ्रिक्शन की वजह से। बेसिकली फ्रिक्शन एक्ट करता है, जो अपोजिंग फोर्स होता है वो आपके अप्लाइड फोर्स से भारी हो जाता है, ज़्यादा हैवी हो जाता है, तो इस वजह से वो चीज़ रुक जाती है, उसकी कम हो। उस तरीके से ये जो इरोजनल एजेंट है, एक पॉइंट के बाद जाने के बाद इनकी भी जो जितनी मस्ती तेज तेज भागते हुए पीछे से आए थे, अब इन थक गए हैं, अब कहीं ना कहीं इनको रेस्ट करना होता है। सो वेलोसिटी खो देते हैं और हेंस जो एनर्जी होती है जेंटलर स्लोप्स पे, मटीरियल पे। अब क्या हुआ, ये पहाड़ था, ठीक है, ये पहाड़ था, यहाँ से ये पानी तोड़ के लाई, पहाड़ था मस्त एकदम, स्लाइड करती हुई नीचे आ गई। अब नीचे प्लेन एरिया मिल गया। प्लेन एरिया में ना इसको कुछ स्पीड, धक्का देने का, फोर्स के लिए कुछ मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे ही इनकी जो वेलोसिटी होती है वो कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होने के बाद जो भी इसने अपने पास सामान कैरी किया होता है, मिट्टी पत्थर जो भी ऊपर से लाई थी, बोली कि चलो अभी भारी हो रहा है, छोड़ दो, तो वहीं पे छोड़ देती है। इन अदर वर्ड्स, डिपोजिशन इज नॉट एक्चुअली द वर्क ऑफ एनी एजेंट। इन अदर वर्ड्स, डिपोजिशन एक्चुअली में रिवर वगैरह तो कैरी करके ला रहे हैं, डिपोजिशन किसकी वजह से हो रहा है? ज़मीन की वजह से हो रहा है। जो कोर्सर मटेरियल है वो पहले डिपॉजिट, यानी कि जो भारी सामान होता है, हल्का सामान तो मिक्स हो गया पानी में, और जो भारी मिट्टी होगी, भारी पत्थर होते हैं वो पहले डिपॉजिट हो जाते हैं। जो फाइन होते हैं, जो थोड़े से पतली मिट्टी, काफ़ी फाइन पार्टिकल्स होते हैं, वो थोड़ा सा लेटर डिपॉजिट होते हैं। बाय डिपोजिशन डिप्रेशन गेट फिल्ड अप। डिपोजिशन से क्या होता है, ये जो यहाँ पे जब आई थी तो यहाँ पे ये ऐसे था, यहाँ पे एक थोड़ा सा गड्ढा था, पानी आया और यहाँ पे उसने मिट्टी भर के डिपोजिशन कर दिया। अब ये पूरा एक जैसा एक समान हो गया सीधा लैंड में। तो इससे कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं डिप्रेशन होते हैं, तो वो भी डिपोजिशन की वजह से भर जाते हैं आपके। द सेम इरोजनल एजेंट्स, वही एजेंट्स आपके रनिंग वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, ग्राउंड वाटर, ये आपके एग्रेडेशनल और डिपोजिशनल एजेंट्स हैं। एग्रेडेशनल मतलब होता है डिग्रेडेशन मतलब ख़त्म करना, और एग्रेडेशन मतलब एडिशन करना। तो उसी तरीके से आपके ये जो सेम ही एजेंट पहले डिग्रेडेशन का काम करते हैं और बाद में एग्रेडेशन का काम करते हैं। बट सरफेस ऑफ अर्थ को क्या होता है जब इरोजन होता है या डिपोजिशन होता है, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, कुछ ना कुछ होता है, ये बहुत डिटेल में हम अगले चैप्टर में देखेंगे। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आपको बहुत अच्छा लगेगा, काफ़ी कुछ याद करने के लिए, बट इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। आपको काफ़ी सारी चीज़ें, अच्छा माउंटेन ऐसे बनते हैं, अच्छा नदियाँ ऊपर नदियाँ पतली, नीचे नदियाँ मोटी क्यों होती हैं। सो ऑल दीज थिंग्स विल बी सीन इन द नेक्स्ट चैप्टर। So this was it about your erosion and deposition. Next is your soil formation. So हम देखते हैं कि जो हमारी सॉइल, मिट्टी की बात हो रही है। मिट्टी में आपकी प्लांट्स ग्रो करते हैं, आप ग्राउंड में खेलते हो, आप सॉइल के साथ कांटेक्ट में आते हो, आप सॉइल को टच कर सकते हो, आपके कपड़ों पे लग जाती है। बहुत सारी आपके घर में अगर प्लांट्स हैं तो आप मिट्टी को देख सकते हो। बहुत सॉइल इज समथिंग विच ऑल ऑफ अस हैव सीन। सॉइल एक डायनेमिक मीडियम है जिसमें बहुत सारी केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। डायनेमिक मीडियम यानी कि बहुत वास्ट है, ऑलवेज चेंज होता रहता है, तो इसीलिए सॉइल में आपकी बहुत सारी केमिकल,
फिजिकल केमिकल चीज़ें कैसी होंगी, टेम्परेचर की वजह से, गर्मी सर्दी की वजह से फिजिकल चीज़ें होती हैं, और बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, वो भी कॉन्स्टेंटली। सॉइल इज़ अ रिजल्ट ऑफ डीके, बहुत अच्छी लाइन लिखी है, सॉइल इज़ अ रिजल्ट ऑफ डीके एंड ऑल्सो मीडियम फॉर ग्रोथ। सॉइल खराब होके बनी है और आगे जाके ग्रोथ में हेल्प करती है। यानी कि एक अगर लाइफ से अगर मैं कंपेयर करूँ, तो अगर आप कभी किसी ना किसी रीज़न की वजह से फेल भी हो जाओ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लाइफ में फेलियर हो गए। यू कैन स्टिल हेल्प अदर्स टू ग्रो, यू कैन स्टिल ग्रो, यू कैन स्टिल कॉन्ट्रीब्यूट इन द लार्जर ग्रोथ। और वही हमारी सॉइल का काम है। एक बड़ा पत्थर टूट टाट के, खराब होके, डीके होके सॉइल बनता है, और वो सॉइल टूट के जो बनी है, वो सॉइल आगे सबको इतनी सारी चीज़ों को लाइफ दे रही है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम सबको ही सॉइल से लाइफ मिल रही है। प्लांट्स सॉइल को यूज़ करते हैं, हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं, हमको कोई और, दिस इज सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इट इज़ चेंजिंग एंड डेवलपिंग बॉडी, हमेशा चेंज होती रहती है, डेवलप होती रहती है। काफ़ी सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि सीज़न के साथ, मौसम के साथ साथ बदलते रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो जाए या काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाए तो वहाँ पे डेजर्ट बन जाते हैं, वो सॉइल किसी फिर काम की नहीं रहती है। वो मॉइस्ट सॉइल होती है, ड्राई सॉइल्स होती हैं, अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती हैं। जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि आपका कीड़े मकोड़ों का ये सब पैदा होना, और ये मिट्टी में ही तो होते हैं आपके अर्थवॉर्म्स वगैरह, तो ये सारी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, ये आपकी बहुत स्लो हो जाती हैं या बहुत कम हो जाती हैं अगर बहुत सर्दी या बहुत ज़्यादा ओवर गर्मी की वजह से सूखापन हो, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो, यानी कि बारिश ना हो। तो बहुत ज़्यादा ड्राइनेस और बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से आपके जो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ हैं वो एकदम रुक जाती हैं, और इसी जैसा जो ऑर्गेनिक मैटर है ये इंक्रीज़ हो जाएगा अगर टेम्परेचर फेवरेबल होगा तो। और लीव्स गिरेंगी और ग्रासेस मरेंगी, तो इससे ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस कंटेंट जो होता है सॉइल का, वो इंक्रीज होता है। नेक्स्ट इज योर प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। सॉइल फॉर्मेशन बनती कैसे, होती कैसे है, सॉइल फॉर्म कैसे होती है? तो सॉइल फॉर्मेशन को हम पेडोजेनेसिस भी बोलते हैं। पेडोजेनेसिस का मतलब ही होता है सॉइल की फॉर्मेशन। ये सबसे पहले तो वेदरिंग पे डिपेंड करती है। कोई चीज़ जब तक ये पत्थर टूटेगा नहीं, सॉइल कैसे बनेगी? सबसे पहले की वेदरिंग पे डिपेंड करती है। ये जो अगर एक मटेरियल जो वेदर हो गया है, ये सबसे बेसिक इनपुट है। यानी कि इस पत्थर से जो मिट्टी बनेगी वो अलग होगी, इस पत्थर से जो मिट्टी बनेगी वो अलग होगी, इस पत्थर से जो मिट्टी बनेगी वो अलग होगी। तो सबसे पहले जो वेदरिंग जिससे हो रही है, पहले तो वेदरिंग होनी ज़रूरी है, और जिस मटेरियल से वेदर होती है, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। फर्स्ट, द weathered material or transported deposits are colonized by bacteria और other inferior objects जैसे कि mosses and lichens। अभी क्या होता है, क्या होगा, यहाँ से मिट्टी टूट के गई, मिट्टी कहीं जाके डिपॉजिट हो गई, इरोजन की वजह से, डिपॉजिशन की वजह से कहीं जाके जम गई। अब इसमें बैक्टीरियाज ऐड करेंगे, मौसम, पानी, बैक्टीरियाज, गर्मी की वजह से बैक्टीरिया आ जाते हैं, लाइकेंस, मॉसेस मॉसेस और लाइकेंस दोनों ही आपके प्लांट्स होते हैं अलग अलग, जो कि मिट्टी पे रिएक्ट करते हैं। ऑल्सो बहुत सारे मैनी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे शेल्टर लेते हैं, मेंटल पे रहते हैं, विद इन दी मेंटल डिपॉजिट्स करते हैं। जो डेड रिमेन्स, अब ये रहते हैं तो रहते रहते मर भी जाते हैं। जो डेड रिमेन्स होते हैं जानवरों के और प्लांट्स के, इससे सॉइल में आपका ह्यूमस का एक्यूमुलेशन होता है, ह्यूमस कंटेंट बढ़ता है। माइनर ग्रासेस और फर्न्स, ये ना ऐसे डिवीजन हो रहा है। मॉसेस, लाइकेंस बहुत बेसिक प्लांट्स होते हैं, फर्न्स और ग्रासेस थोड़े से एडवांस प्लांट्स होते हैं। आपने अपनी 10th क्लास की बायोलॉजी में अगर पढ़ा हो तो ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, तो ये आपके कुछ टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं। तो मॉसेस और लाइकेंस बहुत बेसिक है, फर्न्स थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। एंड तो उसी में आपकी फर्न्स और ये सब ग्रो होना शुरू होता है। लेटर बुशेस और ट्री ग्रो होना शुरू होते हैं, जो कि बर्ड्स और विंड्स के वजह से, पॉलिनेशन वगैरह, ऑल दीज थिंग्स। प्लांट्स रूट्स, अब क्या हुआ, जो प्लांट होगा, प्लांट जब है तो वो डीपर पेनिट्रेट भी करता है, अंदर डीप इनसाइड भी जाता है। एनिमल्स बरो, पहले हमने पढ़ा, एनिमल्स अंदर गड्ढे वड्ढे कर देते हैं, पार्टिकल्स अंदर चला जाता है, जो सॉइल है वो पोरस हो जाती है, मिट्टी, पानी अंदर घुस जाता है, स्पॉन्ज लाइक हो जाती है। रेन को, पानी को, इसको रिटेन करने की, यानी कि पानी एब्जॉर्व करने की कैपेसिटी बढ़ने लगती है। एयर आना जाना कर पाती है। फाइनली जो सॉइल है वो मिच्योर हो जाती है, अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, और इसी से जो सॉइल है वो मिनरल और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बनती है। टू शॉर्टन इट, जैसे जैसे
पत्थर से टूटी, मिट्टी बनी, मिट्टी आगे गई, उसमें बैक्टीरियाज ने रिएक्ट किया, मॉसेस ने लाइकेंस बने, फिर मॉसेस लाइकन से धीरे धीरे उसमें थोड़े बहुत बैक्टीरियाज आए जो कि फर्न्स और आपके ग्रास को जन्म देते हैं, फिर वो फर्न्स और ग्रास आगे जाके आपकी ट्रीज और बुशेस को, इस वजह से जो रूट्स हैं वो अंदर अंदर जाती जाती हैं और वो मिट्टी को, जो छोटे छोटे बड़े बड़े पार्टिकल्स उनको तोड़ती जाती हैं, वो पार्टिकल्स टूटते टूटते फाइन होते जाते हैं। अब पानी, आपने प्लांट को पानी मिला, पौधे को मिलता है, तो वो नीचे ऊपर ट्रांसपोर्टेशन करता है, रूट्स ग्रो करती हैं, जो सॉइल है वो आपकी पानी को एब्जॉर्ब करती है, एयर को एब्जॉर्ब करती है, धीरे धीरे करके सॉइल की क्वालिटी अच्छी होने लगती है। पेडोलॉजी सोशल सॉइल साइंस है, और पेडोलॉजिस्ट जो सॉइल की स्टडी करता है उसको हम पेडोलॉजिस्ट सॉइल साइंटिस्ट बोलते हैं। नाउ सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, अब ये कुछ फैक्टर्स हैं आपके पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी, क्लाइमेट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, टाइम, ये हम आज नहीं उठाएंगे, इसे हम कल की क्लास में उठाएंगे ताकि हम सारे के सारे एक साथ खत्म कर लें। अभी उठाएंगे तो इट वोंट बी एबल टू कंप्लीट इन 5 minutes. So that's it for today. Thank you for joining me. Do hit the like button. If you have any doubts, please feel free to write in the comment section. And subscribe the channel, hit the bell icon so that you get the notification whenever I upload the video. And thank you and have a nice day.